हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में। तो देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक तरह से आपके वेक्टर एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो जो टॉपिक है डिस्कशन का हमारा आज का, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। एक गिवन वेक्टर क्वांटिटीज का जो सेट है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर कुछ वेक्टर क्वांटिटीज एक्ट कर रही हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज इक्विलिब्रियम पे कहलाएंगी अगर उनका रिजल्टेंट जीरो आता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक ही नेचर की क्वांटिटीज एक्ट कर रही होगी। अगर हम कह रहे हैं ना इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स, मतलब देयर रिजल्टेंट शुड बी जीरो, मीन्स देयर सम शुड बी जीरो। और सम तो हम सेम नेचर की क्वांटिटीज का ही कर सकते हैं। तो जैसे किसी एक ही पॉइंट पर 2, 4, 6 या n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, या एक ऑब्जेक्ट है उसके मतलब 2, 4, 6 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं उसके, उनका हम सम कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज कहीं किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो है, सम ऑफ दोज वेक्टर क्वांटिटीज इज जीरो, then they are said to be equilibrium। इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब यही है कि उनका रिजल्टेंट जीरो आए। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज का जीरो आएगा तो हम कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो एक तो ये बात हो गई। रिजल्टेंट ऑफ आर नंबर ऑफ क्वांटिटीज is zero, they are said to be in equilibrium। ठीक है, तो मान लीजिए हम 3 वेक्टर या 4 वेक्टर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए ए बी सी डी 4 वेक्टर हैं, इनका सम जीरो है। तो हम कहेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी एंड वेक्टर डी आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर हमको ये वेक्टर जो है कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है हमको इन वेक्टर के, और वेक्टर ए को मैं लिख लूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी को हम लिख लें बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। वेक्टर सी को इसी तरह से सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। एंड ऑन दिस सेम, इसी तरह से वेक्टर डी के भी हमको जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप दी, और हम इनको सम करें तो क्या करेंगे? मान लीजिए आई कैप कंपोनेंट एक साथ लिख लेंगे सारे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आ जाएगा, प्लस जे कैप कंपोनेंट लिखेंगे तो ए वाई प्लस डी वाई प्लस सी वाई आ जाएगा। इसी तरह से जब जेड कंपोनेंट लिखेंगे तो के कैप कोएफिशिएंट डालेंगे, उनका सम हो जाएगा ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड। इनका सम अगर जीरो है, जैसा हम देखिए इसी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी और डी का सम रिजल्टेंट जीरो है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम इनको ऐड करेंगे तो भी इनका रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारा जीरो आना चाहिए। देखिए ये जीरो तभी हो सकता है, देखिए इसको मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जीरो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन कोई नहीं होती, आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है। तो जीरो को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब हम इसको जो हमारी अब तक वेक्टर में हमने क्या सीखा कि मान लीजिए दो वेक्टर को हम इक्वेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेक्टर क्वांटिटी है ये राइट हैंड साइड वाली वेक्टर क्वांटिटी के बराबर है। तो वो तो तभी हो सकता है जब इसका एक्स कोएफिशिएंट इसके एक्स कोएफिशिएंट के बराबर हो, मतलब एक्स कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले वेक्टर्स के इक्वल हो, इसका आई कोएफिशिएंट और इसका आई कोएफिशिएंट बराबर हो, इसका जे कैप कोएफिशिएंट और इसका जे कैप कोएफिशिएंट बराबर हो, और के कैप कोएफिशिएंट भी बराबर होने चाहिए, तभी ये वेक्टर इक्वल आएंगे। कहने का मतलब इस वेक्टर का मॉड जीरो तभी होगा जब इसका आई कैप कोएफिशिएंट एक्स कंपोनेंट जीरो हो, जे कैप कोएफिशिएंट मतलब वाई कंपोनेंट जीरो हो, के कैप कोएफिशिएंट मतलब जेड कंपोनेंट जीरो, तभी ये जीरो हो सकता है।
एक वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी आ सकता है जब उसके तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जीरो हो। मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो तभी आ सकता है जब उसके तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड जीरो। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर तीन वेक्टर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं, या चार वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में, चलिए यहाँ पे तो मैंने तीन लिख दिया, आप एक एक और ऐड कर लीजिए, प्लस डी एक्स प्लस डी वाई, डी वेक्टर को मैं भूल गया, प्लस डी जेड, तो सी एक्स प्लस डी एक्स, मतलब सभी वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का सम भी जीरो आना चाहिए। अगर चार वेक्टर, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए हमने चार लिए, आप 3, 2, 5 कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स ले सकते हो। अगर उनका वो इक्विलिब्रियम में है, उनका रिजल्टेंट जीरो है, तो सभी वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का सम जीरो आना चाहिए। सभी वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट का सम भी जीरो आना चाहिए। सिमिलरली सभी वेक्टर्स के z कंपोनेंट का सम भी जीरो आना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये कंडीशन याद रखिए, अगर कहीं पर एक सेट ऑफ वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो है, उसका मतलब उन सभी के x कंपोनेंट्स का सम भी जीरो आएगा, सभी के y कंपोनेंट का सम भी जीरो आएगा और सभी के z कंपोनेंट का सम भी जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, एक जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स which are in equilibrium are arranged in order of their magnitude and direction, in head to tail arrangement, ना हेड टू टेल अरेंजमेंट में अगर आप उनको अरेंज कर रहे हो, then they always form a closed polygon। अगर मान लीजिए आप n नंबर ऑफ वेक्टर्स को जो कि इक्विलिब्रियम में है, उनको उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो जो पॉलीगन बनाएंगे ना, एक तो क्लोज पॉलीगन बनेगा उनका, हमेशा ओपन पॉलीगन नहीं बनेगा। ठीक है, उनका क्लोज पॉलीगन बनेगा, और क्लोज पॉलीगन बनने का मतलब ये है कि उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। ये बात हम लोग वेक्टर एडिशन में भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि अगर मान लीजिए तीन वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करने पर उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा, है ना। तो इसका मतलब उन तीनों को अरेंज करने पर एक क्लोज ट्रायंगल बनेगा। चार वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट जीरो आएगा तो उनको चारों को अरेंज करने पर एक क्लोज क्वाड्रिलेटरल बनेगा। पांच वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है तो उनको पांचों को अरेंज करने पर एक पेंटागन बनेगा, क्लोज पेंटागन बनेगा, मतलब क्लोज पॉलीगन बनेगा। दैट मीन्स द वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो वो है भी, मान लीजिए तीन वेक्टर्स है हमारे, वेक्टर ए, मतलब इस तरह से मैं लिख लूं कि तीन वेक्टर्स है हमारे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट जीरो है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो सी के नेगेटिव वेक्टर के इक्वल होगा। तो मान लीजिए अगर ए और बी का मैं सम करूं, मैं कह दूं ये ए और बी है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये हेड टू टेल अरेंज है ए और बी। बी की टेल हमने ए के हेड से ड्रॉ की है, तो बी की टेल ए के हेड पे कोइंसाइड कर रही है, तो हेड टू टेल अरेंज है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर will be the resultant of A and B। अब मान लीजिए मैं एक और वेक्टर ले रहा हूं इसमें C, जो कि रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब रिजल्टेंट इस तरह से बनाए तो इसके बराबर लेंथ था, लेकिन इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट तो रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब वही ऑर्डर रखना है हमको, हेड टू टेल। तो अगर मैं इनको इस तरह से अरेंज कर दूं तो ये क्लोज ट्रायंगल बन जाएगा और इनका रिजल्टेंट कितना आएगा इन तीनों वेक्टर्स का, जीरो। तो ऐसे ही अगर आप एन नंबर ऑफ वेक्टर्स को हेड टू टेल अरेंज करते हैं ना, और वो इस तरह से अरेंज करने पर क्लोज पॉलीगन बनाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनका रिजल्टेंट जीरो है और वो वेक्टर्स इक्वल है। ठीक है, ये बात आई समझ में दोनों आपके।
एक तो ये कि अगर कुछ वेक्टर्स किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट जीरो है, उनका सम जीरो है, दैट मीन्स उनका एक्स कंपोनेंट का सम भी जीरो होगा, उनके वाई कंपोनेंट का सम भी जीरो होगा, उनके जेड कंपोनेंट का सम भी जीरो होगा। और अगर उन्हीं वेक्टर्स को आप हेड टू टेल अरेंज करते हो तो वो मिलकर एक क्लोज पॉलीगन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी पर इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स पर हम एक और इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक और टेक्निक हम लोग सीख सकते हैं, लामीज थ्योरम कहलाती है। एंड अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, इफ थ्री कॉन्करेंट वेक्टर्स are in equilibrium, then ratio of magnitude of any vector to the angle, to the sine of angle between the other two vectors is constant। ये लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। सबसे पहली बात तो लामीज थ्योरम हम सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जहां पर तीन कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं, मतलब तीन वेक्टर्स हैं जिनका इक्विलिब्रियम जीरो है। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे तीन वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट जीरो हो, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू वेक्टर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये जो रेशियो आएगा ये कांस्टेंट होगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक है ए, एक फोर्स है बी, एक फोर्स है ए, एक फोर्स है बी और एक है सी। ठीक है, और ये हमको दे रखा है कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो, और तीनों इसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है ना, तीनों की लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास होती है। दैट मीन्स ऑल दी थ्री फोर्सेस, ऑल दी थ्री वेक्टर्स आर एक्टिंग एट दी सेम पॉइंट। मान लीजिए ए और बी के बीच में जो एंगल है, लेट अस से दैट टू बी गामा, एंगल बिटवीन बी एंड सी लेट अस से दिस टू बी अल्फा, and angle between vector A and vector C, let us say this to be beta. Then according to Lame's theorem, if the resultant of these three vectors is zero, they are in equilibrium, then magnitude of any vector, let us say mod A, divided by sine of the angle between the other two vectors. तो A को छोड़कर बाकी के जो वेक्टर्स बचे वो कौन से है, B और C, और B और C के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा। तो mod of ratio of magnitude of any vector to the sine of angle between the other two vectors, बाकी के जो दो वेक्टर्स बचे उनका बीच का जो एंगल है उसका साइन का रेशियो ये कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट आएगा मतलब दूसरे वेक्टर के लिए हम लिखें तो mod b अपॉन b के अपोजिट एंगल जो है हमारा a और c के बीच का वो कितना है, बीटा। तो mod b अपॉन साइन बीटा ये भी कांस्टेंट आएगा, मतलब उतना ही आएगा जितना mod a अपॉन साइन अल्फा आया था, या mod c अपॉन साइन गामा, क्योंकि जैसे सी लेंगे तो सी के अपोजिट वेक्टर, या सी को छोड़ के दो कौन से बचे, ए और बी, इनके बीच का एंगल कितना है हमारा, गामा, तो सी अपॉन साइन गामा। तो ये रेशियो कांस्टेंट होता है, मतलब ये रेशियो बराबर आएगा। वेक्टर ए अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन साइन गामा। समझ रहे बच्चों, है ना। इसीलिए एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रेस्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, this ratio will be constant for three vectors in equilibrium। ठीक है, ये हमारी लामीज थ्योरम। अब देखिए हम इन्हीं पर बेस्ड, इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स और लामीज थ्योरम पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो मुझसे एक बच्चे ने भी पर्सनली मुझको सेंड किया था, मैंने वहां पे उसको जवाब नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया था, मैंने सोचा मैं इसको जब डिस्कस करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स तो मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो अब वो बच्चा देखेगा वीडियो तो अपने आप ही समझ जाएगा, मतलब वो एक्सप्लेनेशन उसको मिल जाएगा क्वेश्चन का।
तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक स्ट्रिंग से, मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, ये वर्टिकल नहीं है, एक सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड है ये स्ट्रिंग हमारी, और ये दे रखा है हमको कि वर्टिकल से जो इस स्ट्रिंग का एंगल है वो 30 डिग्री है। ये यहां पर कोई मास है ना, जिसका मास हमको गिवन है, वेट मतलब 3 न्यूटन है। चलिए, तो वेट हमको 3 न्यूटन दे रखा है इसका, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा ना, क्योंकि अर्थ, वेट क्या होता है, वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो फोर्स जिस फोर्स के साथ में अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जैसे मैंने बताया था कि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा स्फीयर है, अगर हम अर्थ के ग्राउंड पर खड़े होकर अपने आसपास का सरफेस देखते हैं ना, तो वो हमको स्फीयर दिखाई, स्फेरिकल कर्वेचर का दिखता नहीं, वो हमको फ्लैट अपीयर होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है कि एक छोटे से रीजन के लिए उस रीजन ऑफ स्पेस को, उस सरफेस को हम प्लेन कंसिडर कर सकते हैं ना, फ्लैट सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। तो वैसे तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, मतलब अलोंग द रेडियस अट्रैक्ट करती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो तो वहां पर वो रेडियस की जो डायरेक्शन आएगी ना, वो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। तो आप किसी भी पॉइंट पर अर्थ से जो लगने वाली फोर्स है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ले सकते हो ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो आपका सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेट है, जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट करती है, वो ले सकते हैं। तो हमको ये दे रखा है कि ये m मास का ऑब्जेक्ट जिसका वेट 3 न्यूटन है, ये 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये बंधा हुआ है। आपको स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, फाइंड दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग। अब आपको टेंशन शब्द सुनकर टेंशन हो गई होगी, आप समझते नहीं है टेंशन क्या होती है ना। देखिए, मैं समझाता हूं आपको। जब भी किसी स्ट्रिंग को, रोप को, है ना, वायर को आप डिफॉर्म करते हो, डिफॉर्म मतलब आप उसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक इंटरनल फोर्स जनरेट होती है, जो लगने वाली फोर्स को, आपने उस पर जो फोर्स अप्लाई करी है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको अपोज करते हैं, ठीक है। यही फोर्स जो है ये टेंशन कहलाती है, यही फोर्स जो है ये टेंशन कहलाती है। और स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स आती है वो एक पुलिंग फोर्स है। पुलिंग मतलब वो टेंशन जो है वो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के साथ अटैच होगा उसको हमेशा अपनी तरफ खींचे। जैसे मान लो मैं एक रस्सी से 2 कार्ड है, इन कार्ड को हम 2 रस्सी से, मतलब एक रोप से बंधे हुए हैं दोनों कार्ड, और इनको हम पुल कर रहे हैं, आगे खींच रहे हैं। देखिए, जब मैं इस वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींचूंगा ना, तो अभी से छोड़ दीजिए आप, इसको मैं आगे की तरफ खींचूंगा, तो मान लीजिए अगर ये फिक्स हो हमारा, मान लीजिए फिक्स हो, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रिंग क्या करेगी, इस ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगी, एक फोर्स लगाएगी स्ट्रिंग ब्लॉक पर और उसके मोशन को अपोज करेगी, रोकेगी, ठीक है। अब इस वाले एंड पर देखिए, यहां जब इसको आगे की तरफ खींचेंगे, मान लीजिए आगे की तरफ खींचने लगेगा, तो ये रोप ब्लॉक को किस डायरेक्शन में खींचेगी, आगे की तरफ। तो स्ट्रिंग जो है, रोप क्या करती है, रोप स्ट्रिंग वायर क्या करती है, उसके दोनों एंड्स पर जो ऑब्जेक्ट अटैच है उनको वो हमेशा अपनी तरफ पुल करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है, टेंशन फोर्स, वो एक पुलिंग फोर्स है। इट ऑलवेज पुल्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब इट ऑलवेज पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। आई बात समझ में? तो जैसे यहाँ पे इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी रोप, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी रोप, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे हम देखें, और ये फोर्स हमेशा रोप की लेंथ के अलोंग लगती है। भाई, जो फोर्स लगेगी वो रोप की लेंथ के अलोंग ही लगेगी हमेशा। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा रोप की लेंथ के अलोंग होती है, उस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में रोप की लेंथ होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स होगी। तो अब देखिए, ये वाली जो टेंशन है ये इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींचेगी,
अपनी तरफ पुल करेगी और ये वाली अपनी इस लेंथ के अलॉन्ग इधर पुल करेगी। लेट अस से दिस फोर्स टू बी टेंशन T2 और इसको हम बोल देते हैं टेंशन T1, ठीक है। और ये वेट, ये तीन फोर्सेस, ये स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ खींच रही है T2 फोर्स से, ये स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ खींच रही है T1 टेंशन फोर्स से, और वेट इसको, इसका जो वेट है वो इसको डाउनवर्ड ले जाना चाह रहा है। इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, राइट। तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। तो हमको T1 T2 बताना है कितना है। बताओ इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन लग रही है, इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन लग रही है, ठीक है। टेंशन हो रही है क्या सुन के? टेंशन शब्द सुन के टेंशन में मत आइए। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। अभी मैंने आपको जो इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स बताया, अगर वो आप समझ गए ना तो ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, दिस इज अ केस ऑफ वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम। यहां पर हमारे ये तीन वेक्टर्स T1 T2 और वेट, तीनों फोर्सेज हैं। ये टेंशन फोर्सेज, वेट फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वेट भी फोर्स है और तीनों का रिजल्टेंट हमारा 0 है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, आपको बेची है। अब है तो इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स वाली कंडीशन लगाइए। इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स वाली कंडीशन क्या लगाएं? हम क्या करें, सारी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालें, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर लेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर लेंगे। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हमने पढ़ा कि अगर वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में है, मान लो ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट का सम भी 0 आएगा और सभी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का सम भी 0 आएगा, तभी रिजल्टेंट 0 हो सकता है ना। करिए स्टार्ट। तो देखिए ये तो है ही हमारी T2 है ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे भी तो 0 आएगा। अगर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, समझते हो ना भाई। अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है T2 और मैं आपसे कहता हूं इसको रिजॉल्व करो, तो इसका एंगल एक्स एक्सिस से कितना हो गया 0, तो एक्स कंपोनेंट कितना आएगा T2 cos 0, T2 के बराबर ही आएगा। मतलब पूरी की पूरी फोर्स हमारी टोटल टेंशन T2 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी कोई प्रोजेक्शन आएगी? आप कहोगे कैसी बात करते हो सर, T2 sin 90 तो T2 sin 0 तो 0 हो गया, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी प्रोजेक्शन 0 है। ऐसे ही अगर वेट हमारा जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा W cos 90 डिग्री, जो कि 0 होगा। और इसका जो y कंपोनेंट आएगा W sin 90, वो मैक्सिमम W के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी फोर्स वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है ना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो है ही हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये है ही वर्टिकल डायरेक्शन में। T1 जो है उसके कंपोनेंट हम करेंगे। अब देखिए T1 जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, कि अगर मैं मान लो इसको इस तरह से प्लेन में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लूं तो T1 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका y कंपोनेंट तो आएगा इधर पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग, और इसका जो x कंपोनेंट आएगा वो आएगा नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग, समझ रहे ना। T2 के अपोजिट आएगा इसकी प्रोजेक्शन, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है तो इसकी प्रोजेक्शन y एक्सिस पर तो अपवर्ड आएगी, लेकिन x एक्सिस पर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आएगी। चलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसकी प्रोजेक्शन y एक्सिस पर तो पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग आएगी, लेकिन एक्स एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, समझ रहे ना। तो ये आएगी इसकी प्रोजेक्शन। अच्छा ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री आएगा, और एक्स एक्सिस से कितना आएगा ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये कंपोनेंट हमारा आ जाएगा T1 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा T1 sin 60। ठीक है, तो हमने T1 के 2 कंपोनेंट कर लिए। अब हम क्या करें, ये अपनी ये वाली कंडीशन फॉलो करें कि भाई सभी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम 0 आना चाहिए। तो हम देखें सभी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम 0 पुट करें तो T2 का तो एक्स कंपोनेंट है ही T2, एक्स कंपोनेंट T2 का T2 ही है, वो पूरी की पूरी फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। T2 का y कंपोनेंट 0 आएगा। T1 का एक्स कंपोनेंट, तो T1 का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अच्छा हम इनका सम कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर्स, तो अगर ये पॉजिटिव ले आएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस। आगे बात समझ में, इसको अपोजिट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बेसिकली हमको सभी कंपोनेंट्स का सम करना है, लेकिन T2 तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और T1 cos 60 हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको हम नेगेटिव लिख लेंगे। माइनस T1 cos 60 हो गया T1/2, cos 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली मैंने 1/2,
ये सब कितना आना चाहिए? 0। वेट का तो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलाउंग 0 ही आएगा, है ना। वेट का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलाउंग 0 है, इनका सम 0 आना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया कि T2 इक्वल्स टू T1/2 है। एक कंडीशन तो हमने यहां से ये फाइंड आउट की, T2 की जो वैल्यू आएगी वो T1/2 के इक्वल हो, ठीक। अच्छा, अब अगर T2, अब वर्टिकल कंपोनेंट का सम भी 0 आना चाहिए। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट का सभी फोर्सेस के y कंपोनेंट का सम भी 0 आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करें आगे, तो T2 का वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या 0, क्योंकि ये पूरी फोर्स एक्स एक्सिस के अलाउंग है, इसका y कंपोनेंट 0 आएगा। T1 का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया T1 sin 60। T1 sin 60, sin 60 को सब्स्टिट्यूट कर लूं तो sin 60 हो गया √3/2, T1 √3/2। और वेट, अच्छा T1 sin 60 हमारा अपवर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस के अलाउंग है। ये वेट जो है ये नेगेटिव y एक्सिस के अलाउंग है, तो y एक्सिस के अलाउंग दो वेक्टर है हमारे, ठीक है, एक पॉजिटिव y एक्सिस के अलाउंग, एक नेगेटिव y एक्सिस के अलाउंग। तो इसको नेगेटिव लिख लेते हैं, इसको पॉजिटिव लिख लेते हैं, है ना। तो माइनस वेट कितना है 3 न्यूटन, इनका सम कितना आना चाहिए 0। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये हमारा आता है कि T1 √3/2 की वैल्यू जो है वो 3 आनी चाहिए, या T1 की वैल्यू जो है वो कितने 2 3 6/√3, 6/3 का मतलब √3 का मतलब 2√3 आनी चाहिए, है ना। T1 की वैल्यू हमारी 2√3 न्यूटन आनी चाहिए। अच्छा, T1 अगर हमारा 2√3 न्यूटन है तो T2 कितना आ जाएगा? T2 हमारा हो जाएगा T1/2, तो T1/2 का मतलब हो गया √3 न्यूटन, ठीक है। तो अगर T1 हमारा जो है वो 2√3 न्यूटन है, तो T2 की वैल्यू जो है वो सिंपल √3 न्यूटन के बराबर, समझे बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से अब एक क्वेश्चन लामीज थ्योरम का कर लेते हैं ना। लामीज थ्योरम को भी इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स पर बेस्ड है। देखिए स्ट्रिंग के जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हो सकता है वो बच्चे ने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था यही है कि मतलब इसी तरह का था, स्ट्रिंग से रिलेटेड था, तो आप समझ गए होंगे। पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि जहां भी आपको ये इक्विलिब्रियम वाला दे रखा है, सारी फोर्सेस या टेंशन जो भी दे रखी हैं उनके कंपोनेंट करिए, रिजॉल्व करिए उनको कंपोनेंट्स में, सभी एक्स कंपोनेंट का सम कीजिए, उसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करिए, सभी y कंपोनेंट का सम करिए, उसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट